आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एआई का तेजी से बढ़ता हुआ इस्तेमाल और इसमें तेजी से जिद्दत ने ह्यूमैनिटी से मुतालिक बेशतर सवालों को जन्म दिया है। चैट जीपीटी की मिसाल ने तो ये एक ऐसा एआई टूल है जो पढ़ने के साथ साथ लिखना भी जानता है। इनिशियली जब चैट जीपीटी के हवाले से डेवलपर्स ने ये आइडिया बिल गेट्स से डिस्कस किया तो वो इस आइडिया से कुछ खास इंप्रेस नहीं हुआ और उनके बेशतर सवालात थे कि इसके लिए चैट जीपीटी के पास इंफॉर्मेशन कैसे आएगी, कैसे वो सिचुएशन को एनालाइज करेगा और किस तरह से वो आंसर देगा। बिल गेट्स ने चैट जीपीटी के फाउंडर्स को चैलेंज दिया कि अगर ये एआई टूल एपी बायोलॉजी के एग्जाम को सॉल्व कर देगा तो वो एआई को मान जाएंगे। एंड चैट जीपीटी के फाउंडर्स ने चैट जीपीटी से एग्जाम के क्वेश्चंस का आंसर रन किया और 59 आउट ऑफ 60 आंसर्स वर फाउंड करेक्ट, जिसके बाद बिल गेट्स ने एआई पर फोकस करना शुरू किया। अगर हम तारीख में थोड़ा पीछे जाएं तो हमें पता लगता है कि एआई किसी न किसी शक्ल में मौजूद जरूर थी। मिसाल के तौर पर फिजिकल मेल जिप कोड का एआई के थ्रू पढ़े जाना, बैंक्स में चेक्स का एआई के थ्रू प्रोसेस होना। इसी तरह अगर आप YouTube ओपन करते हैं और आपको YouTube वीडियोस रिकमेंड करता है तो ये भी एआई की एक मिसाल है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, मैप्स सब एआई हैं। स्पेल चेक, फोन कैमरा में फेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए डिफरेंट फीचर्स भी एआई की ही एक मिसाल है। लेकिन यहाँ पर एक फाइन लाइन ये है कि जैसे जैसे एआई का इस्तेमाल हमारी जिंदगी में बढ़ता है तो हम इसको नोट करना छोड़ देते हैं। अब चैट जीपीटी में जीपीटी का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ब्रेन है, इसको बहुत सी इंफॉर्मेशन से एक्सपोज किया गया है। जनरेटिव का मतलब है कि एक ऐसा एल्गो जो कि वर्ड्स को जनरेट कर सकता है। प्री ट्रेन का मतलब है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को इस्तेमाल करते हुए एआई मॉडल को प्री ट्रेन करना। एक और हैरानकुन चीज इसमें यह है कि एआई अगर कोई प्रेडिक्शन करता है और वो गलत होती है तो वो अपने तमाम कनेक्शंस जिसके थ्रू ये प्रेडिक्शन की है उसको अपडेट करता है ताकि आइंदा के लिए सही आंसर या प्रेडिक्शन देने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सके। और ये बिलियंस ऑफ अपडेट्स करने की एबिलिटी रखता है और इसी प्रोसेस से एआई मॉडल खुद लर्न करता है। एआई के मॉडल्स का पॉसिबल होना उसी वक्त मुमकिन है जब ज़्यादा इंफॉर्मेशन ऑनलाइन मोस्टली थ्रू सोशल मीडिया पोस्ट होना शुरू होने लगे, जिसको एआई एज एन इनपुट यूज़ करता है। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि एआई ह्यूमनली प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है आउटपुट्स देने के लिए। तो कोई ऐसा बायस जो ह्यूमनली प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन में होगा वही एआई में भी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा और यूज़र को इस आउटपुट को यूज़ करते वक्त एहतियात करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर अगर एआई को डॉक्टर के इमेजेस ड्रॉ करने के लिए कहा जाए तो ज़्यादा मेल डॉक्टर के इमेजेस को ड्रॉ करेगा। एक और मिसाल है कि अगर एआई को कहा जाए कि द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन ऑन द अर्थ लुक्स इनटू द कैमरा तो वो एक गोरी खातून के एनिमेटेड पिक्चर को एज आउटपुट दिखाएगा। एआई के हवाले से ये प्रेडिक्शन की जा रही है कि आने वाले वक्तों में एआई से हर तरह का काम लिया जा सकेगा और बहुत सी जॉब्स को एआई से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तारीख में देखें तो पहले भी ब्लू कॉलर मैन्युफैक्चरिंग वर्क से रिलेटेड जॉब्स को मैकेनाइजेशन से रिप्लेस किया गया और अब वाइट कॉलर नॉलेज बेस्ड जॉब्स को एआई रिप्लेस कर रही है। और कुछ जगहों पर जहां इसके असरात लोगों की जॉब्स पर आना शुरू हो गए हैं वहीं पर यूनियंस ने एहतजाज करना शुरू कर दिया है। ये भी एक अहम पहलू है कि बेशक कुछ जॉब्स खत्म हो जाएंगी लेकिन एआई के आने से नई और बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज भी सामने आएंगी। नई जॉब्स के साथ एआई का एक और फायदा ये भी है कि ये हमें फ्यूचर के ट्रेंड्स और ज़रूरतों को पहले से समझने और प्रेडिक्ट करने में भी मदद देगा, जो इन नई फील्ड्स में तैयारी और ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन अब सवाल ये है कि एआई किस तरह जॉब्स, जिंदगियों और सोसाइटियों पर असर करेगा। एक तज्जिया ये भी है कि हमारी सोसाइटी ने कई चीज़ों में मशीन पर ज़्यादा भरोसा करना शुरू कर दिया है, जो कुछ मौके पर प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है। ह्यूमन एलिमेंट के कम होने से सोसाइटी में एंजाइटी भी बढ़ रही है। लेकिन इस मसले को हल करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि एआई को सिर्फ प्रोडक्टिव और फायदेमंद चीज़ों के लिए ही इस्तेमाल में लाया जाए और एआई के इस्तेमाल में इंसानी एथिकल बाउंड्रीज को भी मद्देनजर रखा जाए। इस पर एआई कम्युनिटी को गौर करने की ज़रूरत है। बिल गेट्स के मुताबिक एआई दो अहम एरियाज हेल्थ, एजुकेशन में रेवोल्यूशनरी तब्दीली ला सकता है। एजुकेशन में एआई एक पर्सनल एकेडमिक ट्यूटर के तौर पर मददगार हो सकता है जो हर स्टूडेंट की ज़रूरतों और उनकी एकेडमिक एबिलिटी के मुताबिक तालीम को फराहम करे। यानी एआई हर स्टूडेंट के एजुकेशनल गोल्स को समझते हुए उनके लिए कस्टमाइज्ड लर्निंग पाथ तैयार कर सकता है
जो उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के मुताबिक हो। इस तरह AI के जरिए स्टूडेंट्स को उनकी अपनी रफ्तार पर सीखने का मौका मिलेगा, जो कि उनके ओवरऑल एकेडमिक ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर एक थॉट ये भी है कि स्टूडेंट्स AI से अपना होमवर्क करवाते हैं और इनसे इनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज का सही से ग्रो न करना एक मसला है। खान एकेडमी के फाउंडर के मुताबिक AI एक बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है जो कि स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करता है, लेकिन यहाँ पर ये बात समझने की जरूरत है कि AI का यूजेज सिर्फ होमवर्क या असाइनमेंट्स करने तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट AI को एज एन असिस्टेंट यूज करना चाहिए जो कि स्टूडेंट्स को उनकी लर्निंग में असिस्ट करे। इस अप्रोच का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को खुद एक्सप्लोर और डेवलप करें, जबकि AI सिर्फ उन्हें रास्ता दिखाए और उनकी लर्निंग को उनके लिए टेलर या पर्सनलाइज करने में मददगार साबित हो। हेल्थ डोमेन में AI हेल्थ एडवाइस दे सकता है और खास तौर पर उन जगहों पर जहां हेल्थ वर्कर्स की कमी है, वहां AI बहुत यूजफुल साबित हो सकती है। मिसाल के तौर पर AI को ब्रेस्ट और लंग कैंसर के प्री डायग्नोज करने के लिए कुछ जगहों पर ट्रायल के तौर पर यूज किया गया है, और जैसा पहले बता चुके हैं, इसके लिए थाउजेंड्स ऑफ स्कैन्स को AI में इनपुट किया गया था। AI इन सब स्कैन्स में कॉमनैलिटीज को देखते हुए अपने आप को अपडेट करता है और इस तरह से AI ब्रेस्ट और लंग कैंसर को प्री डायग्नोज करता है और एक प्रोबेबल एस्टिमेट के तौर पर बताता है कि एक शख्स में डिजीज के पैदा होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। इसकी एक और मिसाल ये भी है कि ट्यूबरक्लोसिस की आइडेंटिफिकेशन के लिए कम्युनिटी वाइड स्क्रीनिंग, जिसमें एक्सरे भी शामिल है, और एक्सपर्ट्स को फील्ड में भेजना बहुत कॉस्टली होता है। लिहाजा कंप्यूटर एडेड डिजाइन फॉर टीबी यानी CAD फॉर टीबी, जो कि एक AI सिस्टम है, इसको यूज करते हुए एक शख्स को टीबी होने की प्रोबेबिलिटी यानी चांसेस बता देता है एंड अकॉर्डिंगली फिर टेस्ट कंफर्मेशन के रिमेनिंग स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, जैसा कि स्प्यूटम सैंपल कलेक्शन, और अगर स्प्यूटम सैंपल पॉजिटिव हो तो फिजिशियन के थ्रू ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। इसी तरह AI की एक्सेप्टेबिलिटी चेक करने के लिए पायलट टेस्ट किए जा रहे हैं कि किसी भी ट्रीटमेंट या वैक्सीन को चूहों पर टेस्ट करने की बजाय AI को यूज करते हुए इसकी एफिकेसी चेक की जा सके। यहाँ एक सवाल यह आता है कि अगर हम ह्यूमंस को AI से रिप्लेस कर रहे हैं तो लोगों का मकसद क्या रह जाएगा? इस नई दुनिया में हमारा क्या रोल रह जाएगा? किस तरह से हमें सर्वाइवल के लिए अडेप्ट करना पड़ेगा? इस सवाल पर बिल गेट्स का कहना था कि वो भी इस सवाल के जवाब को ढूंढने में लगे। शायद यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि किस टाइप की AI इंसानियत के लिए नुकसानदेह हो सकती है तो किस किस्म की AI फायदेमंद हो सकती है, लेकिन किसी भी सूरत में AI को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। हाल ही में AI पावर्ड चैटबॉट 14 साल बच्चे की मौत का सबब बन चुका है, और इनफैक्ट जो लोग इस AI की डेवलपमेंट में शामिल हैं बहुत अरसे से AI को रेगुलेट करने की डिमांड कर रहे हैं। अब देखना ये है कि आखिर कब AI को रेगुलेट किया जाता है, अभी जबकि हमें AI के रिस्क नज़र आ रहे हैं, या अभी मज़ीद इंतज़ार किया जाएगा कि कोई और बड़ा खतरा नज़र आए तो फिर इसकी रेगुलेशन की तरफ कदम उठाया जाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड हिट द बेल आइकन।